लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जैसे कि आप सगला जानो कि आप हर बार अपने चौपाल कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ हाँ बिया आज भी आप एक नए विषय पर बातचीत करांगा। और आज आप विशेष अपने युवा भाई बहना के लिए विषय लेकर हाजिर होया हाँ। आज आप बातचीत करांगा युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। भाई आप सगला जाना का अपने देश में युवा आबादी सबसे ज़्यादा है और युवा ने कहीं चाहिए बाने चाहिए एक सही रोजगार, बाके मन वांछित जगह रोजगार है बे बाने उपलब्ध हो सके, क्योंकि आप सगड़ा जाना कि बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या है अपने देश की। तो बाने रोजगार किया मिल सके है और कौन सी इसी वजह है कि बाने रोजगार नहीं मिल रहे हो बी पे भी आप चर्चा करांगा। और कौन सा कार्यक्रम है जो सरकार अभी चला रही है और विषय में लाभान्वित भी हो सके है। तो ये विषय पर जानकारी देने के लिए आज अपने साथ पधारा है सुनीता यादव जी। आप महाप्रबंधक हैं RSLDC यानी कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम आया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको सुनीता जी। तो सबसे पहला तो सुनीता जी आप यहाँ देखा कि अपने देश में जहाँ देखा कि युवा सबसे ज़्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत है आपने, लेकिन जिया कहा कि शिक्षा की वजह से पहले आप सोचता है कि नौकरी कौन मिल रही है, लेकिन आज शिक्षा भी है, बेरोजगारों की संख्या अगर देखा तो शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा है। तो एक के पीछे आपने कई वजह नजर आवे है। देखिए, जैसा आपने कहा कि राजस्थान हमारा युवाओं का प्रदेश है और शिक्षित हमारे युवा जो हैं वो अधिकतर मंशा क्या है, भारतीय परिवेश या हमारे राजस्थान परिवेश में क्या है कि शिक्षा को सीधे तौर पे सरकारी नौकरी से अभी तक जोड़कर देखा जाता रहा था। तो ये हमारी एक पुरानी नीति रही है कि हम सबसे पहली प्रायोरिटी या प्राथमिकता हम लोग हमारी सरकारी नौकरी रखते हैं, उसके बाद हम अन्य कार्यों में जाते हैं। एक कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में एक झिझक भी होती है कि इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं जिसमें मैं कर सकता हूं। जैसे कि ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप उनके फार्मर्स मतलब उनको देखें तो खेतीबाड़ी में भी आप एक अपना अच्छा मतलब भविष्य बना सकते हैं। आजकल हमारे राज्य स्तर की इतनी स्कीमें होती हैं, हर विभाग की इतनी स्कीमें होती हैं कि आप उसको उन्नयन सीख कर आप नए अवसर वहाँ पर बना सकते हैं। ना केवल खुद आप उसमें सक्षम अपना खुद बन सकते हैं, बाकी आप 4-5 लोगों को और भी रोजगार के अवसर उपलब्ध वहाँ पर करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है, जो विचारधारा है एक शिक्षा को लेकर या रोजगार के उसके अवसरों को लेकर, वो कहीं ना कहीं हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। युवाओं को देखना होगा कि अगर मैं सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं, क्योंकि हर किसी को देखिए सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है, उसके पश्चात उनको अपने पास उनके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या उनके किस में उनका रुचि किस में है, किस क्षेत्र में जाकर वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्वलंत विषय भी है और ये विचारणीय बिंदु भी है एक युवा की उस दृष्टिकोण से कि ठीक है, आपने सरकारी नौकरी के प्रयास कर लिया, अब वहाँ पर जीवन या सारे रास्ते बंद नहीं होते हैं। आपके अंदर जो खूबी है, जहाँ आप जा सकते हो, जो आपकी रुचि का विषय है, उसके संबंध में चर्चा कीजिए और अपने एक स्किल डेवलप कीजिए, कौशल का अपने अंदर उसको विकसित कीजिए और उसी क्षेत्र में जाके आप देखिए फिर आप कितने नए आयामों पे अपने तरक्की करते हैं और अब खुद भी समृद्ध बनते हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी एक उन्नति की तरफ आप लेकर जाते हैं। बिल्कुल, एक आप स्किल की बात करी, कौशल की बात करी जी, तो एक सामान्य शिक्षा तो आप चलो बच्चों ले रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, के अलावा एक कौशल बढ़ाने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी बने कि कोई कौशल बने होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है जी। कौशल देखिए, राजस्थान में पहला ऐसा प्रदेश था जब बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए या उसको देखते हुए कि इतने लोग बेरोजगार हैं शिक्षित होने के बावजूद भी, तो किस तरीके से इनके जीवन को सुधारा जा सकता है, इनको एक भविष्य, एक अच्छा भविष्य दिया जा सकता है, क्योंकि अंत तो गत्वा ये हमारे भविष्य निर्माण हमारे युवा ही करेंगे। तो उस दृष्टिकोण से तत्समय में राजस्थान सरकार के पहला एक ऐसा देश मतलब प्रदेश बना जहाँ पर इस चीज़ को एड्रेस करते हुए कि एक मिशन लाया गया। उसमें ये उद्देश्य रहा कि
युवा, क्योंकि जैसे बहुत सारी इसमें सीमितताएं हो जाती हैं, ग्रामीण परिवेश हो गया या सभी उपलब्धता नहीं होना, शहर तक पहुंच नहीं पाना, या परिवार की कई बार बहुत सारी अड़चनें हो जाती हैं, तो वो आगे अपनी शिक्षा को आगे तक नहीं ले जा सकते हैं या और किसी विकल्प पे विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस परिस्थिति में वो युवा है या महिला है या जो बच्चा है, उसी परिस्थिति में उसका उत्कृष्ट कैसे करते हुए उसके उन्नयन किस तरीके से किया जाए ताकि वो अपना भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सके, और बाकी जो समाज में जो स्थितियां हैं, जैसे और भी जो मतलब विषम परिस्थितियां जो आनी है या आने वाली होती हैं, तो उनको वो बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से उनका सामना कर पाए और स्वयं का भी मतलब वो विकास करे और देश, प्रदेश, राष्ट्र का भी विकास करे। तो ये उसका उद्देश्य रहता है। अपनी सरकार भी हमेशा आप देखा है कि सजग रहे है कि अपना युवा भाई बहना ने कई चीज़ की ज़रूरत है, की तरीके से बाने विकास के लिए आप कहीं कर सका, तो भी के लिए प्रयासरत रहे अपनी सरकार भी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं तरीके की योजनाएं ले रही है अपने युवा भाई बहना के लिए, वहाँ के कौशल विकास के लिए। देखिए, ये आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है, क्योंकि इसके अनुसार क्या है कि अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो गरीबी उन्मूलन या युवाओं का उत्थान हर सरकार का या उसका एक ध्येय रहा है। तो टारगेटेडली जो ग्रामीण परिवेश से गरीब युवा हैं या इस तरीके के मतलब जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं या जो अपने आगे की शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाए हैं, जो जिनके लिए साधन इतने आसानी से उपलब्ध नहीं है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की एक DDU-GKY की स्कीम है। वो इसी तरीके के युवाओं को एड्रेस करती है, जिसमें आप जो कोर्सेज हैं, सेंट्रलाइज कोर्सेज, जैसे हम लोगों का स्कूल में सिलेबस होता है कि आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्कूल में पढ़िए, आपका एक ही सिलेबस रहेगा। तो NSQF अलाइंड कोर्सेज में हम लोग ट्रेनिंग वहाँ पर वो कराते हैं, जिससे क्या है कि जो दूरस्थ जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी राज्य मतलब केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ ले और हमारी जो इकोनॉमी है, स्ट्रीमलाइन, वो अपने आप को वहाँ पर जोड़ पाए। तो केंद्र सरकार की हमारे पास DDU-GKY चलाई जा रही है, और राज्य सरकार की बात करें तो हम लोगों की एक अम्ब्रेला स्कीम है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत हमारे 3 कंपोनेंट हैं, राजक्विक, सक्षम और समर्थ। तो ये तो ओरिएंटेड हो गई हमारे विभाग RSLDC के स्तर की। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी हम कन्वर्जेंस में एक स्कीम चलाते हैं, और मुख्यमंत्री नारी शक्ति सामर्थ्य कौशल योजना। और युवाओं का जैसे जो स्कूल में या कॉलेज में हैं छात्र छात्राएं हैं, उनको भी क्या है कि जैसे स्कूल या कॉलेज ख़त्म होते ही रोज़गार के अवसर तलाशने का, उससे पहले ही उनको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग उनके साथ भी एक योजना चला रहे हैं। तो 4-5 योजनाएं हमारे चल रही हैं, जिनसे जुड़कर एक युवा अभ्यर्थी या जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, महिलाएं हैं, वो सरकार के जो है ध्येय है उनके लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप अपना राजस्थान की जो योजनाएं हैं वहाँ पर और विस्तार में बात करांगा। इससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप जहाँ निगम आया हो, तो आपने जो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम है, इसके बारे में थोड़ी सी आप अपने दर्शकों ने जानकारी चाहूँगा कि इसकी स्थापना कब करी गई और इसको पीछे उद्देश्य कहीं हो इसकी स्थापना के पीछे। देखिए, जैसा अभी तक की चर्चा में आपने बताया कि एक तो राजस्थान में युवा बहुत हैं, उसके बाद मतलब शिक्षित युवा बहुत हैं, तो उससे क्या है कि और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे मतलब नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी है, हमारे प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय ही हमारा रह जाता है। तो ऐसे रोजगार, ऐसे परिवार, उनको एक अच्छा जीवन देने के उद्देश्य से 2004 में जैसा मैंने आपसे कहा कि राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश था जो इस विषय में एक आरमोल नाम से मिशन लेकर आए कि जो सिर्फ इसी डायरेक्शन में काम करेगा, किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जाए, उनके लिए रोजगार के या कौशल के अवसर प्रदान किए जाएं। तो 2004 में ये एक कॉन्सेप्ट आया था। उसके पश्चात लगा कि इसके अंदर हर एनुअल मतलब हर ईयर वाइज ईयर इसके अंदर विज़न बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया, तो उसका विकास होता चला गया। इसके पश्चात इसको 2012 में कॉर्पोरेशन बनाया गया, नो प्रॉफिट नो लॉस में। जो बोर्ड है उसमें अध्यक्षता हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय
की होती है। जी। तो जब हम कौशल की बात करते हैं तो कौशल लघु अवधि का भी होता है और आप दीर्घ अवधि में भी इसको करा सकते हैं। जी। तो इस तरीके से इसको उसके पश्चात एक विभाग बनाया गया, DSEE हम जिसको बोलते हैं, जी। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें हुआ ये कि लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे ITI में आते हैं, तो ITI के माध्यम से हम लंबे समय के कोर्सेज करा के उनको प्रशिक्षित करते हैं। देन रोजगार निदेशालय इसके अंतर्गत आता है, तो जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और फिर उसी का कंपोनेंट हमारा RSLDC आता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स कराता है। तो इन तीनों घटकों को मिलाकर फिर एक विभाग की स्थापना की गई। कुल मिला के इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको किस तरीके से मार्गदर्शन देके उनको प्रशिक्षित करके और किस तरीके से अच्छी जीविकोपार्जन के हम लोग उनको अवसर उपलब्ध करा पाएँ, ये इसका ध्येय रहा है। जी। अब पापा आपने राजस्थान की जी योजना में आप बताई भी पे एक एक योजना में पापा बात करा। जी। एक नाम आपने सामने आवे है राज क्विक योजना। जी। तो आप कौन से आपने युवा भाई बहना के लिए रहेगी, कहीं में पात्रता है, कहीं आयु सीमा है, आ सब पापा थोड़ी जानकारी चाहूँगी। देखिए, राजस्थान क्या विभिन्नताओं का प्रदेश रहा है, तो इसमें सभी सिरों को, सभी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी प्रकार की विषमताओं को जोड़ने के लिए एक बड़े आयाम पे ये स्कीम हम लोग लेकर आए थे। अच्छा। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 18 से 35 वर्ष तक के युवा, जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट्स बेसिकली होते हैं या जो कॉलेज आगे तक नहीं जा पाए 10वीं के उपरांत, क्योंकि इसमें कुछ कोर्सेज जो चलते हैं वो मिनिमम क्वालिफिकेशन या एजुकेशन मांगते हैं। अच्छा। महिलाओं के लिए और विशेष वर्ग के लिए हम लोग इसको 45 वर्ष तक भी आयु सीमा के उनको इनरोल करा सकते हैं। कोर्सेज जो होते हैं हम लोग प्रयास करते हैं कि जिस जिले का कुछ स्पेसिफिकली हो तो कोर्स अकॉर्डिंगली हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वर्तमान में 37 सेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनके अंतर्गत हम लोग कोर्सेज चलाते हैं। और ये जो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि हर जिले पर तो हो कम से कम, अगर ब्लॉक तक हम लोग प्रयास करें कि इसको ब्लॉक तक भी पहुंचाएं, लेकिन छात्र कितने उपलब्ध होते हैं, उनका मोबिलाइजेशन किस प्रकार से हो पाता है, तो उनके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम एक जिले पर एक इस तरीके का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो पाए जहां से छात्र इसका लाभ उठा सके। जी। अगर उदाहरण के लिए कुछ मैं जानना चाहूँ कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें प्रशिक्षण दियो जा रहे हैं कमाए? देखिए, जैसे अगर महिलाओं की स्पेसिफिकली बात करें तो उनका रुझान एक होता है कि सिलाई बुनाई सीख लें हम लोग, तो सिलाई बुनाई, गारमेंट अपैरल के नाम से भी हमारे कोर्सेज होते हैं। आजकल हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ चल रहे हैं, तो ऐसे युवा जिनको थोड़ा बहुत जानकारी या रुचि है तो सोलर इंस्टॉलेशन वगैरह के कोर्सेज, ग्रीन एनर्जी के कोर्सेज भी हम लोग कराते हैं। और किन्हीं का जैसे टेक्नोलॉजी में है या कंप्यूटर वगैरह सीखना चाहते हैं, तो हर भांति के कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। हॉस्पिटलिटी के जैसे कोर्सेज हो गए हैं, टूरिज्म में जैसे कोर्सेज, अगर वहाँ जैसे उदयपुर हमारा जो एरिया है वहाँ पर पर्यटन कई तरफ से बहुत अच्छा विकसित हम लोगों का उदयपुर है, तो वहाँ हम लोगों के सेक्टर में काफ़ी सारी मांग होती है, तो हम मतलब प्रयास करते हैं कि जहाँ जिस प्रकार की मांग है उस प्रकार के कोर्सेज हम लोग वहाँ के अकॉर्डिंगली चला पाएँ। तो हर क्षेत्र का कोई ना कोई कोर्स आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ से युवा अपने आप को जोड़ पाएगा और अपने इंटरेस्ट के, रुचि के हिसाब से उसके अंदर इनरोल करा पाएगा। जी, तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप रुचि के हिसाब से आप अपना काम प्रशिक्षण आप लेस कहाँ भी में। और एक मन खास बात ही में एक चीज़ लगी कि जी हाँ, देखो आयु सीमा की बात थी तो भी आप 18 से 35 वर्ष आप एक अंदर बताई, लेकिन अपनी महिला बहना के लिए या विशेष कोई वंचित वर्ग है तो बिना आप और आयु में छूट भी दी, हाँ मतलब 45 वर्ष तक अपनी अगर महिला बहन है तो बाई में प्रशिक्षण ले सके हैं, और कोई वंचित वर्ग भी है तो वो भी कमाए प्रशिक्षण ले सके। तो की मैंने बहुत खास बात लगी कि चलो महिला बहना ने कम से कम आगे आबा को अगर माने लगा कि भाई तो आयु सीमा बहुत कम महिलाएं तो धुरी है और एक समय सीमा ऐसी होती है कि पहले उसको बहुत सारे क्षेत्रों को देखना पड़ता है, अपने आप को भूलकर बहुत सारे काम पहले करने पड़ते हैं, तो उनको भी हमारी तरफ से भी एक रहता है कि चलिए किसी प्रकार से हम उनका मतलब जब सब लोग ही देख रहे हैं तो हम उनका किस तरीके से संबल प्रदान कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक आधार हो जाता है कि उसमें हम लोग उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल जी, आप अपने परिवेश में भी देखा कि महिला बहना ने या आप देखा कि महिलाओं ने पहले परिवार की जिम्मेदारी पहली थी जावे, भाई बच्चा छोटा है तो बाने बड़ा भी करना है, तो एक उम्र भी इसी होगा 35 के बाद बाने थोड़ा यहाँ लगा कि बेटा बढ़िया संभल गया है, से वो मुक्त हो जाती है, थोड़ा अपने लिए समय निकाल पाते
होती हैं, तो उस आधार पर इसको करने का प्रयास किया गया था। यही हमारी सोच रही थी इस और समय। एक बाद जिया एक आवा अपनी सक्षम योजना, जी तो आ कोई विशेष वर्ग के लिए रखी गई है, इनमें कहीं विशेष देखिए उसमें लाभान्वित वर्ग तो लगभग वही, जैसे राजकोट में हमने बात की कि जितने भी बच्चे एनरोल होते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि 70% बच्चों को कहीं ना कहीं जॉब प्लेसमेंट उसका हो जाए। 70% का रहता है, जिसमें से 50% उसका वेज एम्प्लॉयमेंट रहता है कि वो स्वयं ही मतलब अर्न कर पाए। बाकी 20% में होता है कि वो अपना कुछ का स्वरोजगार स्थापित कर सकता है। जैसे सिलाई सेंटर की अगर बात करें या कोई बुटीक वगैरह खोलना चाहते हैं, तो हम लोग उसके अंदर कैटेगराइज करते हैं। सक्षम में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर शिथिलता प्रदान कर देते हैं। जैसा कि इसमें ये हुआ कि टारगेटेड ग्रुप्स भी होते हैं, तो 50% हम लोग इसके अंदर जो प्लेसमेंट का जो टारगेट रखते हैं, वो जितने बच्चे आपने एनरोल किया, जितने छात्र आपके पास प्रशिक्षण के लिए आए, उसके कम से कम 50% बच्चों का एम्प्लॉयमेंट या जॉब प्लेसमेंट होना आवश्यक है। तो लक्षित समूह लगभग वही सही होता है कि, और उम्र भी ज़्यादा सा इसके अंदर फ़र्क नहीं होता। बस इतना होता है कि भी थोड़े से कोर्सेज हम इसके अंदर और अलग कैटेगरी में अगर छात्र रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग उसको विविधता उसमें थोड़ा सा प्रदान कर देते हैं। जी। तो प्रशिक्षण की आज जो सुविधा है, तो एक तो एक समय अवधि लगभग कितना टाइम आपने देना पड़ेगा, मतलब कोई भी अगर प्रशिक्षण ले रहा है तो कम से कम कितने समय को है? देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि लघु अवधि के कोर्सेज होते हैं जी, कि इतने लंबे समय के लिए अगर आपको स्पेशलाइज करना है, फिर तो हमारे पास कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं और अपना ITI हमारे पास हैं। ये होता है कि सीमित समय में हम कुछ उसको इस तरीके का प्रशिक्षण दे पाएँ जिससे वो कम समय में सीखकर अधिकतम से लाभ प्राप्त कर सके। तो कम से कम हम लोगों के कोर्सेज 3 महीने के चलते हैं। बाकी 4, 5, 6 जैसे रिक्वायरमेंट जो हम लोगों के NSDC से जो हमारे पास क्राइटेरियाज हैं कि इतने घंटे का प्रशिक्षण होना चाहिए, उसके अनुरूप है। इसके साथ ही एक सबसे बेहतरीन बात यह है कि इन कोर्सेज़ के अलावा जो कोर्सेज़ वो जाते हैं, उसमें कम से कम हम 50 से 100 घंटे की इनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं। जैसे किस तरीके से आपको बातचीत करनी चाहिए, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कहीं जा रहे हैं तो आपको मेन बेसिक आपको पता होना चाहिए। और डिजिटल लिटरेसी में थोड़ा बहुत कंप्यूटर, जैसे आज एक हम लोग उस दौर में जा रहे हैं, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। तो ये स्कीम के साथ साथ जो जिस भी प्रशिक्षण में हुआ है, उसके अतिरिक्त हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम 50 से 60 घंटे के बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाए, ताकि कल को अगर वो मतलब उसमें मार्केट में निकलता है अपने अवसरों को देखने के लिए, तो इस बेसिस पे कि भी हाँ इसमें ये चीज़ें नहीं, वो एक सहूलियत उसको दे और उसके वर्क एफिशिएंसी को थोड़ा सा बढ़ाए। तो इस आधार पर हम लोगों का ये भी रहता है कि इनको एडिशनल ये ट्रेनिंग भी इनको दी जाए। जी, मतलब कोई काम को कौशल तो आप सिखा ही रहे हैं, प्रशिक्षण आप दे रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ आप कह सकते पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक फैक्टर हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अलग आप सेक्टर में अगर सरकारी नौकरी के अलावा आप कटा जा रहे हैं, तो आपने जो इंटरव्यू हो रहा है, हाँ एक एडिशनल पॉइंट देता है कि इस बच्चे को मुझे कुछ नया नहीं सिखाना पड़ेगा, तो उसको उसी अनुसार जितना वो बेहतर उसके अंदर होता है, तो उसको मतलब क्या कहें, सैलरी थोड़ा सा बढ़ने के या अच्छे उसको अवसर मिलने के थोड़े से मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि भी हाँ इसको और अच्छे वो मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से कि भी इसको और अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े, कम समय में साथ के साथ में इसको भी वो सीख ले, तो अपने दोनों काम पूरे हो जाते हैं। तो उस आधार से इसका एक प्रयास है। अब प्रशिक्षण की जहाँ पर बात करी कि भाई अगर समझ लो ग्रामीण कोई है, अपना बच्चों युवा है जको, और बिना अगर जिला में जाकर प्रशिक्षण लेना पड़ रहा, तो एक तो आप प्रशिक्षण कहीं फ्री रहेगा अपन है, और अगर आवासीय कुछ प्रशिक्षण हो रहा है कटे दूर जाकर बाने रहना पड़ेगा, तो फिर रहने की भी सुविधा कहीं माने दी जाएगी कहीं है? देखिए हाँ, प्रशिक्षण दोनों प्रकार से हम लोग करते हैं। आवासीय प्रशिक्षण भी होता है और क्लासरूम प्रशिक्षण भी हम लोग कराते हैं। आवासीय प्रशिक्षण का उद्देश्य ये था कि जो बच्चा दूरस्थ जो रूटीन बेसिस पर डेली अप डाउन नहीं कर सकता है, उनको तो एक जो हमारे क्राइटेरिया उस पर आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बच्चों के लिए प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है, तो उनका नॉमिनल फीस जो हम लोग चार्जेस एडमिशन के या प्रोसेसिंग फ़ीस के हम लोग जो लेते हैं, वो नॉमिनल चार्जेस स्कीम के अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं। बाकी उनके लिए हम लोग जो ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, राज्य सरकार की नियत दरें हैं प्रति विद्यार्थी प्रति घंटे के हिसाब से, वो उनको देय होती हैं। अच्छा, तो इनमें एक समर्थ योजना भी आपने आवे है, तो जी इनमें कहीं विशेष है? देखिए समर्थ योजना जैसे अगर सीधे शब्दों में कहें तो हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग भी है, वंचित वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, जो मुख्य धारा में आने से कतराता है, या अब तो हम लोग प्रयास करते हैं आकर जुड़े, उनको भी इस स्तर पर लेकर आना कि अपने जीविकोपार्जन के लिए या अपने बेहतर जीवन स्तर के लिए
कहीं इधर उधर नहीं जाकर वो अपने स्तर पर ही हो पाए। तो ये समर्थ योजना का हम लोगों का टारगेट बेनिफिशियल ग्रुप इसी तरीके के लोग होते हैं। पीएससी हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, या जेल में महिलाएं हो गई हैं, या फिर सैनिक जो हमारे बॉर्डर्स पे रक्षा करें उनके परिवार के महिलाएं हो गई हैं। तो ऐसे लोग, जैसे पूर्व में भिक्षुक जो होते थे, उनको भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाएं, और उनको हम लोग स्वरोजगार देते हैं कि वो अपने स्तर से ही इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए कि ट्रेनिंग के पश्चात उनके टूल किट वगैरह दिए जाते हैं, ताकि वो अपने स्वरोजगार के अवसर, एक उद्यमी स्वयं ही अपने स्तर, छोटा उद्यमी अपने स्तर से वो बन सके। तो और फिर ये होता है कि इससे एक आप कॉन्फिडेंस आता है, मुख्य धारा में भी जुड़ने का प्रयास करता है। तो ये डेडिकेटेड टू, मतलब हम लोग के इस वंचित वर्ग के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को प्रशिक्षण देकर उनको भी आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनाया जाए। जी सुनीता जी, अपनी बातचीत तो यही जारी रहेगी भी, से पहले लेवा एक प्यारो सो लोकगीत सुनांगा, आपने भी सुना और अपने दर्शक भाई बहना ने भी आप दिखावांगे वो प्यारो सो लोकगीत। ढोला था सू ढोर भला भला ओ चरे बन रूघा, हर सांझ पड़ो दिन हाथ में रे वो करे गरोरी। ढोला जी बादीला रासीला आलीला, ढोला जी बेगारे आवो थारी रे मरवण दुए बाट। ढोला जी बेगारे आवो थारी रे मरवण दुए बाट। मरवणी दुए बाटी बादीला, मरवणी दुए बाटी बादीला, मरवण दुए बाट बादीला, बेगारे आवो थारी रे मरवण दुए बाट। ढोला जी बेगारे आवो थारी रे मरवण दुए बाट। दिन ढळ्यो डर डूंगरे भैया गया बने। दिन ढळ्यो डर डूंगरे भैया गया बने। काली रे खादू करिया देना, काली रे खादू करिया देना, छोड़ू रण थड़े। ढोला जी बेगारे आजो, ढोला जी बेगारे आजो थारी रे मरवण दुए बाट बादीला, बेगारे आजो थारी रे मरवण दुए बाट। आज ढोलो जी पोडिया नक्शो झोरे भी, आज ढोलो जी पोडिया नक्शो झोरे भी। मनड़ू चालू माल रे, मनड़ू चालू माल रे, तनो मरवली आवे चित। ढोला जी बेगारे आवो, ढोला जी बेगारे आवो थारी रे मरवण दुए बाट बादीला, बेगारे आवो थारी रे मरवण दुए बाट। मरवणी दुए बाटी बादीला, मरवणी दुए बाटी बादीला, मरवण दुए बाट बादीला, बेगारे आवो ढोला जी बेगारे आवो थारी रे मरवण दुए बाट। नाल पिंगल आलू दिया परस पिपल गे, नाल पिंगल आलू दिया परस पिपल गे। जद का शक्कर था पिया रे, जद का शक्कर था पिया रे, ढोलो मरवल पेट बादीला, बेगारे आजो ढोला जी बेगारे आजो थारी रे मरवण दुए बाट बादीला, बेगारे आवो थारी रे मरवण दुए बाट। ओ मरवणी दुए बाटी बादीला, मरवणी दुए बाटी बादीला, मरवणी दुए बाट बादीला, बेगारे आवो ढोला जी बेगारे आवो
आज कालोड़ी कांठल उपड़ी बरसे मिठू में, आज कालोड़ी कांठल उपड़ी बरसे झील में। मन चालो रे मालवे, मन चालो रे मालवे, मरवली आई चित बोला जी भिगरे आजो, बोला जा भिगरे आजो, हरी रे मरवन दुबे मन बदिला भिगरे आजो, हरी रे मरवन दुबे मन बोला जी भिगरे आजो, हरी रे मरवन दुबे मन बदिला भिगरे आजो, वो थारी मरवन दुबे। बिल्कुल, तो सुनीता जी आप आया, इतनी अच्छी जानकारी हमारा दर्शक भाई बहना ने दी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक भाई बहनों, फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाजत, राम राम सा।